मित्रों, कशिंग सिंड्रोम के वीडियोस की सीरीज़ में हम लोगों ने पहले एटियोलॉजी ऑफ कशिंग सिंड्रोम को समझा, फिर उसके क्लिनिकल फीचर्स को। आइए इसके बाद डिस्कस करते हैं कि किसी केस को जिसको हम क्लिनिकली सस्पेक्ट कर रहे हैं कशिंग सिंड्रोम, उसको हम किस प्रकार से एवेल्युएट करते हैं। पहले रिवाइज कर लेते हैं कि एटियोलॉजीज हमारी जो थी, कशिंग सिंड्रोम का मतलब एक हाइपोकोर्टिसोल स्टेट जहां कोर्टिसोल का लेवल ब्लड में ज़्यादा है। कॉमनेस्ट कॉज तो यह है कि यदि बाहर से कोर्टिसोल इंजेक्शन कर रहे हैं, एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक्सोजेनस कशिंग सिंड्रोम, या एंडोजेनस जब वो शरीर में अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है। जो कॉमनेस्ट कॉज है 70% केसेस में वो है पिट्यूटरी एडिनोमा कशिंग डिजीज, 15% में एक्टोपिक ACTH और 10% में एड्रेनल एडिनोमा या रेयरली कार्सिनोमा। तो इन केसेस में, इन एटियोलॉजीज में जो सिम्टोमेटोलॉजी है, कुछ तो हैं जो बहुत कॉमनली प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है जनरल पॉपुलेशन में। कुछ फीचर्स हैं जो इसके क्लासिकल हैं, जिसको हम लोगों ने भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, और कुछ फीचर्स हैं जो स्पेसिफिक हैं। अगर ये हों तो कशिंग सिंड्रोम की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, स्किन फ्रेजिलिटी, कशिंगा डिस्ट्राया और प्रोक्सिमल मायोपैथी। तो इस प्रकार यदि ये सिम्टोमेटोलॉजी लेके कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तब हमें उनमें कशिंग सिंड्रोम का क्लिनिकल सस्पिशन रखते हुए उसको इन्वेस्टिगेट करना है। सिंपल ओबेसिटी में करने से बचिए, क्योंकि यील्ड हमारी बहुत कम होगी जब तक उसके साथ कुछ क्लासिकल या स्पेसिफिक फीचर्स ना हो। तो यदि हमें किसी पेशेंट को इवेल्युएट करना है कशिंग सिंड्रोम के लिए जिसमें क्लिनिकल सस्पिशन है, तो इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि हम डायग्नोसिस कंफर्म करें कि क्या उस केस को कशिंग सिंड्रोम है, और दूसरा, अगर कशिंग सिंड्रोम है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि कशिंग सिंड्रोम बहुत सारे कारणों से होने वाला एक सिंड्रोम, उसमें उसका पर्टिकुलर कारण क्या है, जिससे हम उस कारण का एक जो स्पेशलिस्ट, जो उसकी स्पेसिफिक थेरेपी है, वह हम पेशेंट को दे सकें। तो पहला स्टेप कशिंग सिंड्रोम की डायग्नोसिस को कंफर्म करना, और दूसरा स्टेप उसका कारण जानने की चेष्टा करना। तो जो पहला स्टेप है डायग्नोसिस का, हमारा एम क्या है? एम यह है कि हाइपर कोर्टिसोलिज्म है, हाइपर कोर्टिसोल स्टेट है, तो ब्लड में या ब्लड से जहाँ जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पे हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करें कि कोर्टिसोल के लेवल बढ़े हुए हैं। ब्लड से कहाँ पहुँचता है? जो ब्लड में 1% फ्री कोर्टिसोल होता है वह किडनीज के द्वारा एक्सक्रीट आउट होके यूरिन में निकलता है। तो कभी कभी हम ब्लड में कलेक्ट ना करके हम यूरिन में कोर्टिसोल कलेक्ट करके देखते हैं कि वह कितना बढ़ा है। और इसी प्रकार से यही कोर्टिसोल सलाइवा में भी 1% जो फ्री कोर्टिसोल है वो सलाइवा में भी सिक्रीट होता है, तो हम इसको सलाइवा में भी मेज़र कर सकते हैं, जो कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिकेटेड टेस्ट है। अच्छा, एक तो हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ब्लड में कोर्टिसोल के लेवल बढ़े हुए हैं या किसी और बॉडी फ्लूइड में। आप जानते हैं कि एंडोक्रीन डिसऑर्डर्स का एक नियम है कि यदि कोई हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो तो हम उसको सप्रेस करके कंफर्म करते हैं कि हमने सप्रेस करने की चेष्टा की तो सप्रेस हुआ या नहीं हुआ। तो अगर वो सप्रेस हो गया तो शायद फिजियोलॉजिकल हाइपर सिक्रीशन हो, अगर सप्रेस नहीं हुआ तो वो पैथोलॉजिकल। इसी प्रकार से कोई हार्मोन अगर डेफिशिएंट है, हाइपो सिक्रीशन में है, तो उसको हम स्टिमुलेट करके देखते हैं कि स्टिमुलेशन से वह नॉर्मल हुआ तो इसका मतलब फिजियोलॉजिकल हाइपो सिक्रीशन था, लोअर लेवल पे था, और अगर वो तब भी स्टिमुलेट नहीं हुआ इसका मतलब एंड ऑर्गन डैमेज था। तो यहाँ पर क्या है, कशिंग सिंड्रोम हाइपर कोर्टिसोल स्टेट है, तो हम इसको सप्रेस करके देखेंगे। तो सप्रेस करने के लिए क्या देते हैं? एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बाहर से हमने डेक्सामेथासोन दिया, और जब बाहर से डेक्सामेथासोन दिया तो वो अपना एंडोजेनस सिक्रीशन को सप्रेस कर देगा, कोर्टिसोल लेवल्स कम हो जाएंगे। डेक्सामेथासोन हाइड्रोकोर्टिसोन या कोर्टिसोल में कन्वर्ट नहीं होता, तो डेक्सामेथासोन देने से कोर्टिसोल लेवल डेक्सामेथासोन के कारण से अफेक्ट नहीं होते। तो इसको हमने दिया, कोर्टिसोल सिक्रीशन कम हो गया, इसका मतलब यह है कि ये फिजियोलॉजिकली एलिवेटेड कोर्टिसोल सिक्रीशन था। लेकिन अगर नहीं कम हुआ तो यह कंफर्म करता है कि कशिंग सिंड्रोम की संभावना ज़्यादा है। तो या तो हम
एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल सीधे सीधे बताएं या हम उसको सप्रेस करके भी दिखाएं कि नॉन सप्रेसिबल है, इसलिए कशिंग सिंड्रोम ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या क्या टेस्ट उपयोग में लाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे हम कॉर्टिसोल को, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्लड में, यूरिन में या सलाइवा में टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक बड़ा ऑथेंटिकेटेड टेस्ट है एलिवेटेड 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल। मतलब यूरिन में फ्री कॉर्टिसोल की मात्रा को नापना, कब? 24 आवर में, पूरे दिन की 24 आवर की यूरिन कलेक्ट की और उसमें देखा कि नॉर्मल कॉर्टिसोल जितना सिक्रीट होना चाहिए, एक्सक्रीट होना चाहिए, उसकी मात्रा ज़्यादा है कि नहीं। दूसरा, जो सीरम कॉर्टिसोल या सीरम से जाने वाला सलाइविक कॉर्टिसोल, उसको, लेकिन कब? एलिवेटेड एट मिडनाइट, क्योंकि कॉर्टिसोल का जो सिक्रीशन है वो डायरेनल वेरिएशन को फॉलो करता है। तो जब कॉर्टिसोल नॉर्मली एलिवेटेड होता है उस समय नहीं, जब कॉर्टिसोल नॉर्मली लोएस्ट लेवल पे होता है मिडनाइट में, तब हमें देखना है सीरम में या सलाइवा में। यूरिन में तो हम 24 आवर का देख रहे हैं, लेकिन सीरम या सलाइवा में हम देख रहे हैं मिडनाइट लेवल। और तीसरा हुआ ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट, मतलब डेक्सामेथासोन की टैबलेट दी और उसके बाद रात में दी और सुबह हमने सीरम कॉर्टिसोल देखा कि सप्रेस हुआ कि नहीं हुआ। तो यह तीनों तो है स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर इनसे हमने देखा कि इनमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तब हम करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है लो डोज डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट। यहाँ पे क्या था? ओवरनाइट, रात में डेक्सामेथासोन की टैबलेट दी और सुबह टेस्ट कर लिया। ये तो है ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट, जिसको हम ONDST लिखते हैं। अगर इससे पॉजिटिव आया, मतलब कॉर्टिसोल सप्रेस नहीं हुआ, कॉर्टिसोल का लेवल अभी भी एलिवेटेड है, तब हम इसको थोड़ा और सप्रेस करने का प्रयास करते हैं लो डोज डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट कि 2 दिनों तक 8 डोजेस डेक्सामेथासोन की देके और फिर देखते हैं कि सप्रेस हुआ या नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ तो कंफर्म है कि यह पेशेंट को कशिंग सिंड्रोम है। तो अब ये इन टेस्ट से हमने देख लिया कि पेशेंट को कशिंग सिंड्रोम है या नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर हमने कंफर्म कर लिया कि पेशेंट को कशिंग सिंड्रोम है, तो कॉज क्या है? हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉज क्या हो सकता है, या ACTH इंडिपेंडेंट एड्रिनल्स का अपना हो, या ACTH डिपेंडेंट पिट्यूटरी का हो, या एक्टोपिक ACTH हो। तो ACTH डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इसके लिए हमने ACTH लेवल देख लिए। अगर ACTH लेवल बढ़े हुए हैं ACTH डिपेंडेंट, नहीं बढ़े हुए हैं तो ACTH इंडिपेंडेंट। एक और टेस्ट होता है HDDST, हाई डोज डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट। यहाँ पे हमने थोड़े और ज़बरदस्ती करके देख लिया, हम लोग डिस्कस करेंगे, या कुछ और टेस्ट जो हम लोग समय समय पे देखते रहेंगे अभी डिस्कस करके, कि कॉर्टिसोल हाइपरसिक्रेशन या ACTH का हाइपरसिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, उसको जानने के लिए। तो आइए इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे सीरम कॉर्टिसोल, ब्लड में कॉर्टिसोल की मात्रा। जैसे हमने कहा कि कॉर्टिसोल का लेवल कैसा है, डायरेनल वेरिएशन इसमें होता है। मॉर्निंग से बढ़ना शुरू होता है, अर्ली मॉर्निंग इसकी जो पीक गई, उसके बाद क्रमशः पूरे दिन में ये कम होता जाता है। शाम को और कम होके जब हम सो रहे होते हैं तो मिडनाइट में अपने लोएस्ट लेवल पे होता है। तो यदि हम सुबह ब्लड ड्रॉ करते हैं तो सुबह तो कॉर्टिसोल के लेवल सामान्य लोगों में, आप में, हम में भी ज़्यादा है। तो उस वक्त डिटेक्ट कर पाना कि कशिंग सिंड्रोम में ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो तो नॉर्मल लोगों में भी ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे सही नहीं है। कशिंग सिंड्रोम में जब हाइपर कॉर्टिसोलिज्म है तो वो पूरे दिन लगातार कॉर्टिसोल लेवल बढ़े होते हैं। तो अगर हम यहाँ टेस्ट करें और यहाँ पर मिडनाइट में भी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हो, तब कहेंगे दिस कुड बी सजेस्टिव ऑफ कशिंग सिंड्रोम। तो इसके लिए हम मॉर्निंग में कॉर्टिसोल ना लेके मिडनाइट कॉर्टिसोल लेते हैं। पेशेंट के एक IV कैनुला पहले से लगा के छोड़ देते हैं। पेशेंट सो गया, रात में उसे जगाया और लेटे लेटे कैनुला लगा हुआ है। जब कैनुला के लिए अगर हम उस समय प्रिक करेंगे तो उस प्रिक से थोड़ा कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। तो बजाय उसके
कैनाडोल लगा हुआ है, पेशेंट सो भी रहा है, तब भी हमने वहाँ से ब्लड कलेक्ट कर लिया मिडनाइट, और मिडनाइट वैल्यू अगर 5 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज़्यादा है, नॉर्मल वैल्यू इसकी 5 to 25 माइक्रोग्राम पर डीएल होती है ब्लड में, तो अगर मिडनाइट में जब ये अपने लीस्ट लेवल पे होना चाहिए उस वक्त भी अगर ये 5 से ज़्यादा है तो यह सजेस्टिव है हाइपर कोर्टिसोलिज्म का। अगर उस वक्त ये लेस देन 2 है तो इसका मतलब संभावना कशिंग सिंड्रोम होने की कम है। अब यह जो सीरम कोर्टिसोल है, यह सीरम कोर्टिसोल टोटल, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि अगर हम सीरम कोर्टिसोल ले रहे हैं तो टोटल कोर्टिसोल यह कुछ होगा कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन से कंबाइंड, और लेस देन 1% होता है फ्री कोर्टिसोल। तो हम टोटल सीरम कोर्टिसोल टेस्ट करते हैं, फ्री नहीं, क्योंकि फ्री कोर्टिसोल के ऐसे अभी हमारे पास बहुत रिलायबल नहीं है। अब ये फ्री कोर्टिसोल यह बॉडी फ्लूइड्स में सिक्रीट होके आ जाता है, सलाइवा में भी आ जाएगा। तो सलाइवा में अगर जो कोर्टिसोल आ रहा है, हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये एक तरह से फ्री कोर्टिसोल का रिफ्लेक्शन है कि कितना बॉडी में फ्री कोर्टिसोल ज़्यादा है। तो यह भी अगर हम मिडनाइट में देखते हैं, रात में पेशेंट ने स्पिट किया और उस स्पूटम सैंपल में अगर ये 0.2 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज़्यादा है तो यह ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा सजेस्टिव है कुशिंग सिंड्रोम का सीरम कोर्टिसोल से भी। तो सलाइवरी कोर्टिसोल सीरम से बेहतर माना जाता है मिडनाइट में यदि बढ़ा हुआ हो। फ्री यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल, तो जैसे बात हुई कि फ्री कोर्टिसोल लेस देन 1% होता है ब्लड में, यही किडनी से भी एक्सक्रीट होकर यूरिन में निकलेगा। लेकिन जैसे सलाइवा में उसी समय निकलेगा, यूरिन में ये काफ़ी समय का स्टोर रहता रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे यूरिन में सॉलिटरी सैंपल ना लेके 24 आवर का एक एग्रीगेटेड मेजर लेते हैं, पूरे दिन में कितना कोर्टिसोल सिक्रीट हुआ वह। तो ये बहुत अच्छा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो पुराने कई टेस्ट से उनसे इसको सुपीरियर माना जाता है। और यदि अपनी नॉर्मल लिमिट 50 माइक्रोग्राम पर डे से 3 गुना से ज़्यादा हो, 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, तब हम इसको कहते हैं कि यह बढ़ा हुआ है, तब ये सजेस्टिव हुआ हाइपर कोर्टिसोलिज्म का। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस कभी कभी ऐसी होती हैं कि जब कोर्टिसोल लेवल्स घटते बढ़ते भी रहते हैं कई पेशेंट्स में, तो कई बार इसको एक वैल्यू यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल की सजेस्टिव नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि इसको हमें 1 या 2 बार और रिपीट करके देख लेना चाहिए कि वास्तव में लेवल्स बढ़े हुए हैं कि नहीं। तो यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है अगर इसको रिपीट करके देखा जाए। तो इस प्रकार से अगर हमने सीरम कोर्टिसोल, यूरिनरी कोर्टिसोल या सलाइवरी कोर्टिसोल को बढ़ा हुआ दिखा लिया, तब उसके बाद हम एक और जो टेस्ट इसके तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे कर सकते हैं कि बेजल लेवल बढ़े होने के बजाय हम उसको सप्रेस करके देखें। सप्रेसिबिलिटी देखने के लिए ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जब डेक्सामेथासोन किसी पेशेंट को देते हैं, किसी नॉर्मल व्यक्ति को देते हैं, तो वह कोर्टिसोल सिक्रीशन कम कर देता है। लेकिन अगर जो सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोजेज में दे रहे हैं, अगर हमारा कशिंग सिंड्रोम है तो सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेवल्स एलिवेटेड रहेंगे। तो 2 गोली डेक्सामेथासोन की 0.5 मिलीग्राम की रात में डिनर के बाद यह हम 11 बजे दे दें, और सुबह 8 बजे जबकि कोर्टिसोल का लेवल अपना पीक पे होता है, उस समय हमने देखा कि कोर्टिसोल कितना है। नॉर्मली डेक्सामेथासोन दे रखा है तो वो पीक नहीं आनी चाहिए, वो सप्रेस हो जाना चाहिए। अगर 1.8 माइक्रोग्राम पर डीएल से कम है, इसका मतलब डेक्सामेथासोन ने सप्रेस कर दिया। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा है, इसका अर्थ हुआ कि बॉडी में कोर्टिसोल का हाइपर सिक्रीशन डेक्सामेथासोन सप्रेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ऐसे पेशेंट में संभावना कशिंग सिंड्रोम की ज़्यादा हो गई। कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस माइल्ड कशिंग सिंड्रोम के, इंटरमीडिएट कशिंग सिंड्रोम के, वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट दे देते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कभी कभी क्या हुआ कि हमने टेस्ट किया और देखा कि कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है, अरे इस पेशेंट को तो कशिंग सिंड्रोम है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, कुछ
हमारी रिफेम्पिसिन, फिनोटोइन, फेनोबार्बिटोन ये दवाएं चल रही थी जिन्होंने डेक्सामेथासोन को मेटाबोलाइज कर दिया क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर है। उस केस में डेक्सामेथासोन अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाया, तो हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ गया। या अगर कोई लेडी है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रही है तो एस्ट्रोजन क्या करता है, कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाएगी तो प्रोटीन बाउंड सीरम कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, तो टोटल सीरम कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होगा, तो सप्रेस होने के बाद भी हो सकता है वो नॉर्मल लिमिट से ऊपर रहे। तो यह कुछ केसेस हैं जहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव होता है। अदरवाइज ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट काफ़ी सेंसिटिव और अच्छा टेस्ट है स्क्रीनिंग के तौर पे सप्रेसिबिलिटी दिखाने के लिए। तो जब हमने देखा चाहे सीरम कॉर्टिसोल, यूरिनरी कॉर्टिसोल, सलाइवरी कॉर्टिसोल एलिवेटेड है, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट से सप्रेस नहीं हुआ, ये जो 4 स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जब इनसे हमने देखा कि पॉजिटिव आए, कशिंग सिंड्रोम की संभावना है, तब उसको हम कंफर्म करने के लिए लो डोज डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें ओवरनाइट में क्या किया था हमने, 2 गोलियां डेक्सामेथासोन की दी थी रात में और सुबह टेस्ट किया था। यहाँ पे 8 बार डेक्सामेथासोन की 0.5 मिलीग्राम की गोली देते हैं, रात में 11 बजे, सुबह 6 बजे, 12 बजे, शाम 6 बजे, फिर 11 बजे, फिर 6 बजे, 12 बजे, 6 बजे, रात 11 बजे, और तीसरे दिन मतलब 2 दिन 8 टैबलेट देने के बाद फिर हमने मॉर्निंग में सीरम कॉर्टिसोल देखा, और अब देखा कि कॉर्टिसोल हमारा 1.8 माइक्रोग्राम पर डीएल से कम हुआ कि नहीं हुआ। लो डोज डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट में एक ही बार 2 गोली दे रहे थे, यहाँ पे हम 8 बार 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट दे रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं यह ज़्यादा सेंसिटिव और बेहतर उसकी स्पेसिफिसिटी इम्प्रूव कर जाती है इसमें। तो मित्रों, अब यहाँ पे जो एंडोक्रिन सोसाइटी यूएस की और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इन्होंने जो एक रिकमेंडेशन दी है कि ये जो हमारे चारों टेस्ट हैं स्क्रीनिंग के, इनसे हम पहले स्क्रीन करें किसी में से एक से भी, और इसके बाद फिर हम किसी दूसरे टेस्ट से उसको रिकन्फर्म करें। किसी एक टेस्ट से एक बार में करने में शायद फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव की संभावना ज़्यादा हो, तो दोबारा करके दूसरा टेस्ट हम इसको कंफर्म करें, तब हम कहेंगे कि इस पेशेंट को कशिंग सिंड्रोम है। और अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 2 का कि कशिंग सिंड्रोम है उसका कारण क्या है। जो कॉमनेस्ट कारण है एंडोजेनस कशिंग का, कशिंग डिजीज, पिट्यूटरी एसीटीएच एडिनोमा, या एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम, या एसीटीएच इंडिपेंडेंट एड्रिनल। तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट जो करते हैं, आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है डिवीजन, एसीटीएच डिपेंडेंट है या एसीटीएच इंडिपेंडेंट है। तो सबसे अच्छा है कि एसीटीएच लेवल्स देख लें, उससे पता चल जाएगा कि एसीटीएच लेवल बढ़े हुए हैं तो एसीटीएच डिपेंडेंट है, एसीटीएच लेवल्स नॉर्मल है, सप्रेस्ड है, तो एसीटीएच इंडिपेंडेंट है। तो नॉर्मल जो एसीटीएच लेवल है वो 10 to 60 पिकोग्राम पर ml। तो नॉर्मल एसीटीएच अगर 10 to 60 है और ये 15 से ज़्यादा हमें एसीटीएच आता है तो हम कहेंगे एसीटीएच डिपेंडेंट, और अगर लेस देन 5 आता है तो हम कहेंगे एसीटीएच डिपेंडेंट। अब देखिए, ये तो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। हम कह रहे हैं 10 to 60 नॉर्मल है और उस रेंज में आने पर भी हम कह रहे हैं एसीटीएच डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर हमें याद रखना है कि कॉर्टिसोल और एसीटीएच ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो एसीटीएच लेवल घटना चाहिए। अगर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने के साथ एसीटीएच नॉर्मल भी है, घट नहीं रहा, तब भी वो एबनॉर्मल हुआ क्योंकि उसे घट जाना चाहिए था, नहीं घटा। तो अगर कॉर्टिसोल हाई है और एसीटीएच नॉर्मल के नीचे नहीं गया, इसका मतलब एसीटीएच एलिवेटेड है। तो नॉर्मल रेंज में होते हुए भी 10 to 60 नॉर्मल रेंज है, 15 से ऊपर भी अगर है तब भी हम उसे एसीटीएच डिपेंडेंट कहेंगे, क्योंकि इसे तो 10 के नीचे चला जाना चाहिए था कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने के साथ। हाँ, अगर 10 से नीचे लेस देन 5 हो जा रहा है तो एसीटीएच इंडिपेंडेंट है।
एक्टोपिक ACTH में हम लोगों ने बात की ही थी कि बहुत हाई लेवल्स हो सकते हैं इसके, मोर देन 90, तो वह ACTH का एक्टोपिक सिक्रीशन हो सकता है। अच्छा, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनका कलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए। जैसे हमें प्लाज्मा ग्लूकोज देखना है, हमें ग्लूकोज निकाली और रख लिया, आराम से टेस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ACTH देखना है तो ACTH थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है। इसको जैसे ही कलेक्ट करते हैं आइस ट्यूब में कलेक्ट करें और उसको बाहर छोड़ ना दें कि अब वो क्लॉट करेगा, सीरम सेपरेट होगा तब करेंगे। उसको हम कोल्ड में ही, कोल्ड सेंट्रीफ्यूज में डाल के उसका प्लाज्मा अलग कर लें। क्लॉट नहीं किया, सीरम नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, अनक्लॉटेड ब्लड का प्लाज्मा कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए लिखा है प्लाज्मा ACTH, सीरम ACTH नहीं लिखा है। तो प्लाज्मा ACTH अगर हमारा मोर देन 15 है तो ACTH डिपेंडेंट, लेस देन 5 है तो ACTH इंडिपेंडेंट। अब स्पेसिफिसिटी जानने के लिए इसकी कि कशिंग डिजीज ही है, ACTH डिपेंडेंट, ACTH इंडिपेंडेंट, इनके लिए एक टेस्ट और सजेस्टेड है, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। जैसे हमने ओवरनाइट में क्या किया था, 2 टैबलेट डेक्सामेथासोन की रात में ली थी और सुबह टेस्ट किया था। लो डोज में क्या किया था, 0.5 मिलीग्राम की एक एक गोली 8 बार दी, फिर टेस्ट किया। हाई डोज में क्या कर रहे हैं, 2 मिलीग्राम, मतलब डेक्सामेथासोन 0.5 मिलीग्राम की 4 गोलियां दिन में 4 बार, 2 दिन तक। तो 4-4 गोली 8 बार देने के बाद अगर हम देख रहे हैं तब भी हमारा ये लेवल्स जो हैं वो एलिवेटेड है या सप्रेस्ड है। नॉर्मली क्या होता है, अब तो कम से कम सप्रेस हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं सप्रेस हो रहा तब वह इस चीज़ का सिग्निफाई करता है कि पेशेंट को ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम है। तो यह हमारे इसमें थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्लाज्मा ACTH किया, उससे देखा ACTH डिपेंडेंट या ACTH नॉन डिपेंडेंट। अब अगर हम देख रहे हैं ACTH डिपेंडेंट है लेकिन पिट्यूटरी ACTH है या एक्टोपिक, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये टेस्ट कर सकते हैं CRH टेस्ट। पिट्यूटरी से निकल रहा है या बाहर से निकल रहा है, कैसे? नॉर्मली CRH जब देंगे, CRH क्या करेगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके ACTH को बढ़ा देगा। तो अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है कि राइज इन ACTH, और ACTH जाके एड्रेनल से कॉर्टिसोल बढ़ा देगा, तो राइज इन कॉर्टिसोल। तो CRH देने पे ACTH और कॉर्टिसोल बढ़ जाए, यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। कशिंग डिजीज में भी इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, लेकिन एक्टोपिक अगर है, मान लो ब्रोंकियल कोई ट्यूमर है, उस पे CRH देने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिट्यूटरी का है तो उस पर पड़ जाएगा। तो अगर CRH देने पे ACTH कॉर्टिसोल बढ़ रहे हैं तो ये कशिंग डिजीज होगा, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो वो एक्टोपिक ACTH होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर ACTH लेवल सप्रेसिबल नहीं है, अगर CRH देने पे लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम हमारी कशिंग डिजीज जो 70% केसेस में होती है, इसको अब हमें विजुलाइज करना है कि पिट्यूटरी ट्यूमर अगर है तो वो कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार का है। इसके लिए हम कराएंगे MRI पिट्यूटरी की। अच्छा, कभी भी पिट्यूटरी बहुत छोटा सा ऑर्गन है तो CT स्कैन में उसके ट्यूमर्स नहीं पकड़ में आते, MRI करानी है। दूसरी चीज़, कई बार स्मॉलर ट्यूमर्स वह नॉन कंट्रास्ट MRI में नहीं पकड़ में आते, इसलिए उनको कंट्रास्ट एनहांस्ड MRI ही करानी है विद कंट्रास्ट। तभी हम कई बार, क्योंकि 90% तो माइक्रोएडेनोमा ही है कशिंग सिंड्रोम में, तो उसको हम डिटेक्ट कर पाएँ, इसलिए हम कंट्रास्ट एनहांस्ड MRI कराते हैं। और काफ़ी केसेस में हम उसमें डिटेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी तब भी नहीं हो पाता। तो ट्यूमर को देखने के लिए कंट्रास्ट एनहांस्ड MRI ये कराना। हाँ, यह ध्यान रखता है कि 10% केसेस में इंसिडेंटलोमा होते हैं। ये क्या चीज़ है, 10 में से एक व्यक्ति को नॉर्मली पिट्यूटरी में कोई ना कोई छोटा नोड्यूल पड़ा होता है, इंसिडेंटली डिटेक्टेड, इसलिए कहा गया इंसिडेंटलोमा, कि कोई दिक्कत नहीं थी, चलते फिरते हमने किसी और कारण से
हमने सर में दर्द हो रहा था, हमने टेस्ट कराया और देखा उसमें पिट्यूटरी में एक स्मॉल नोड्यूल है, इंसिडेंटलोमा। तो 10% केसेस में होते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमने इंसिडेंटलोमा देखा और कह दिया तुम्हें कुशिंग डिजीज है और जाके इसको ऑपरेट कराओ। तो यह भी ध्यान हमें रखना है। अच्छा, माइक्रोएडेनोमा है। कुछ माइक्रोएडेनोमा ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी हम एमआरआई से, अभी हम कंट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई से भी ना डिटेक्ट कर पाए, वह उनकी डिटेक्टिबिलिटी की लिमिट के नीचे हो। इस केस में इंफीरियर पेट्रोसल साइनस सैंपलिंग करते हैं। थोड़ा अब एडवांस चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही कम सेंटर्स पे होती हैं, लेकिन हमें मालूम रखना चाहिए। इसमें क्या है, हम पिट्यूटरी ट्यूमर विजुलाइज नहीं कर पाए, अब हम क्या करेंगे, अंदाज से काम करना है। हम इतना पता कर लें कि पिट्यूटरी छोटी सी है, उसमें राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ट्यूमर की संभावना किधर है। हमने पिट्यूटरी का जो वेनस ड्रेनेज है वो पेट्रोसल साइनस में होता है, हमने एक कैथेटर पेट्रोसल साइनस में डाल दिया और एक कैथेटर इधर पेट्रोसल साइनस में डाल दिया। अब दोनों तरफ के सैंपल लेके उसमें एसीटीएच टेस्ट कर लिया। अगर इधर का एसीटीएच इस तरह के एसीटीएच से 2 गुना ज़्यादा है, मोर देन 2 का ग्रेडियंट है, किसी एक साइड में डबल है, इसका मतलब उस साइड में पिट्यूटरी ट्यूमर है जो हम देख नहीं पा रहे, उस हाफ ऑफ पिट्यूटरी को हम निकाल दें। तो इस प्रकार से अगर हम पिट्यूटरी ट्यूमर को विजुलाइज नहीं कर पा रहे, तब हम इंफीरियर पेट्रोसल साइनस सैंपलिंग का सहारा ले सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं, पेट्रोसल साइनस से ब्लड लिया और पेरिफेरी से ब्लड लिया हाथ से, और हमने देखा पेट्रोसल साइनस के ब्लड में जो एसीटीएच लेवल है वह हमारे पेरिफेरल ब्लड से 2 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब पिट्यूटरी से निकल रहा है, यह श्योर हो गया, वो एक्टोपिक नहीं है। एक्टोपिक ट्यूमर विजुलाइज नहीं कर पा रहे, अगर एक्टोपिक होता तो इसमें ज़्यादा होता, अगर यूटोपिक है तो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस में ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इंफीरियर पेट्रोसल साइनस सैंपलिंग से हम एक्टोपिक है या यूटोपिक है यह जान सकते हैं। यूटोपिक है तो राइट में है कि लेफ्ट में है, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यदि ट्यूमर हमें ना दिख रहा हो तो। अगर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन से ये देखा कि वह एसीटीएच इंडिपेंडेंट है, अर्थात एड्रिनल ओरिजिन का है, अर्थात प्राइमरी डिसऑर्डर है, उस केस में हम सीटी स्कैन एब्डोमेन का करके देख लें। सीटी स्कैन एब्डोमेन में हमने देखा एड्रिनल ग्लैंड एनलार्ज्ड है एक साइड की दूसरे साइड से, इसका मतलब इधर का ट्यूमर है, हो सकता है बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो, ऐसा हो। तो सीटी स्कैन से जब हमने यह कंफर्म कर दिया कि एसीटीएच इंडिपेंडेंट है, तो हमने सीटी स्कैन से देखने की कोशिश की कि एड्रिनल्स कैसी हैं, हाइपरप्लास्टिक है, स्मॉल ट्यूमर है, लार्ज ट्यूमर है। स्मॉल ट्यूमर एडिनोमा के फेवर में जाता है, लार्ज ट्यूमर कार्सिनोमा के फेवर में जाता है। याद रहे यहाँ भी होते हैं इंसिडेंटलोमा, जैसे पिट्यूटरी में 10% केसेस में होते हैं, एड्रिनल्स में भी 5% केसेस में इंसिडेंटलोमा होते हैं। अब हमें पेरिफेरल एसीटीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर ढूंढना है। अधिकांश थोरैक्स में होते हैं, कभी कभी एब्डोमेन में होते हैं, बहुत पतली पतली स्लाइसेस सीटी स्कैन की करके 1-2 मिलीमीटर्स की स्लाइसेस में, क्योंकि बड़ा छोटा ट्यूमर होता है, इसमें हमें सब जगह ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है, कई बार नहीं मिल पाते। इसीलिए फिर ऐसे में क्या करते हैं, अगर एड्रिनल्स में भी हम नहीं देख पा रहे हैं ट्यूमर, तो एड्रिनल्स के लिए हम ये कर सकते हैं न्यूक्लियर इमेजिंग, कि कोलेस्ट्रॉल में रेडियो आयोडीन टैग कर दिया। अब कोलेस्ट्रॉल एड्रिनल्स के अंदर जाएगा हार्मोन सिंथेसिस में भाग लेने के लिए, उसके साथ साथ रेडियो आयोडीन भी चली जाएगी, और हमने उसकी रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन से देख ली रेडियो एक्टिविटी की अपटेक कितना है, किसी एक एरिया में ज़्यादा है कम है। एड्रिनल एडिनोमा को इस तरह से हम लोग हॉट स्पॉट के रूप में उसमें विजुलाइज कर सकते हैं। तो मित्रों, ये सारे इन्वेस्टिगेशन समझने के बाद आइए एक फ्लो चार्ट से इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्लिनिकल सस्पिशन, सिम्टम्स के साइंस के क्लिनिकल फीचर्स के आधार पे हमने सस्पेक्ट किया कि कशिंग सिंड्रोम है। सिंड्रोम की सस्पिशन के बाद हमने स्क्रीन किया, कैसे, सीरम कॉर्टिसोल, सलाइवरी कॉर्टिसोल, यूरिनरी कॉर्टिसोल इनके द्वारा, या ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के द्वारा।
अगर हमने देखा कि जो प्रस्तावित लिमिट है उससे ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, इसका अर्थ है हाइपर कॉर्टिसोलिज्म है। कंफर्म कर लिया लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट से। यदि यह ज़्यादा आया तो इसका अर्थ हुआ कि कशिंग सिंड्रोम की डायग्नोसिस कंफर्म हो गई। अब हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है, कॉज क्या है। सबसे पहले प्लाज्मा ACTH किया, उससे हमने देखा कि ACTH डिपेंडेंट है। अगर जो ACTH 15 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा है, या ACTH इंडिपेंडेंट है। ACTH इंडिपेंडेंट इसका अर्थ एड्रिनल्स में ही होगा। हमने एड्रिनल्स के लिए अनएनहांस्ड CT स्कैन कराया, उसमें हमने देख लिया कि यूनिलैटरल एड्रिनल ट्यूमर है, एडेनोमा या कार्सिनोमा, या बाइलैटरल हाइपरप्लेजिया। तो यह तो काम आसान है। लेकिन अगर ACTH डिपेंडेंट है तो पिट्यूटरी भी हो सकता है और एक्स्ट्रा पिट्यूटरी भी हो सकता है। इसके लिए हमें फिर कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इनके आधार पर कि ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम कहाँ से है, यूटोपिक या एक्टोपिक, हमने MRA पिट्यूटरी कराया और हमने CRS टेस्ट और हाई डोज डेक्सा सप्रेशन टेस्ट कराया। यदि हमने उनमें देखा कि MRA पिट्यूटरी में एडेनोमा मिल गया, यूटोपिक ACTH है, या नहीं मिला एक्टोपिक है। एक्टोपिक है तो फिर हम थोरैक्स में एब्डोमेन में ढूंढें कि एक्टोपिक ट्यूमर कहाँ है, जो है उसको रिसेक्ट आउट करें। अगर यूटोपिक है, कशिंग डिजीज़ है, पिट्यूटरी ACTH ज़्यादा है, कुछ केसेस में तो एडेनोमा जो विजुलाइज हो रहा है तो हम सीधे कशिंग डिजीज़ के लिए ऑपरेट कर देंगे। कुछ केसेस में एडेनोमा जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ हम लोगों ने इंफीरियर पेट्रोजल साइनस सैंपलिंग की। इंफीरियर पेट्रोजल साइनस सैंपलिंग में हमने देखा ग्रेडियंट 2 से ज़्यादा है, पेरिफेरी से इंफीरियर पेट्रोजल साइनस में ज़्यादा है, इसका मतलब कशिंग डिजीज़ ही है। लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट से लेफ्ट साइड में ग्रेडियंट ज़्यादा है, इसका मतलब एक हाफ में है, तब हमने फिर कशिंग डिजीज़ की डायग्नोसिस बनाई। लेकिन अगर ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब शरीर में कहीं और से आ रहा है एक्टोपिक, और उनके लिए फिर CT स्कैन के द्वारा उसको हम कंफर्म करें क्या कॉज हो सकता है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, शुरू में लग रहा हो, लेकिन आप इस वीडियो को जब एक बार दोबारा देखेंगे तब आप इसको बेहतर रूप से समझ सकेंगे कि किसी केस को कशिंग सिंड्रोम के लिए किस प्रकार से हम स्क्रीन करते हैं, किस प्रकार से उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं, और उसके आधार पे अपनी फाइनल डायग्नोसिस क्या बनाकर हम उसके मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। मैनेजमेंट ऑफ कशिंग सिंड्रोम। धन्यवाद।